हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला। ये आज की पहली वीडियो है। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, या फिर अभी जो यूपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, कनिष्ठ सहायक का है और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो उन सभी में वर्णमाला आता है, हिंदी में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से है, तो आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ने को मिलेगा। एक एक चीज़ आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला में देखेंगे परिभाषा कि वर्णमाला होती क्या है। तो सभी ने पढ़ा है आ, ई, ई, ऊ, ए, ऐ, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन इसकी जो सही परिभाषा है उसे हम किस तरह से कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें कहा गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण होते हैं जैसे आ है, ई है, ऊ है, ये सब क्या है? ये वर्ण हैं। और इनको अगर हम एक सही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो कहलाता है वर्णमाला। वर्ण जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। जब आ, ई, ऊ, जब हम इसे बोल रहे हैं तब तो ये ध्वनि है, और जब हम इसे लिख देते हैं तो ये वर्ण बन जाता है, तब ये वर्ण कहलाता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। यानी जब हम बोल रहे हैं तो उस हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, तो हम वहाँ आंसर देंगे ध्वनि। और वहीं अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वहाँ आंसर हो जाता है वर्ण। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और वहाँ ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन दिए हों, ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो ध्वनि दिया होगा या वर्ण दिया होगा। क्योंकि अगर पूछा है सबसे छोटी इकाई, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको आंसर लगाना है, तो ऑप्शन बी में भी ध्वनि या वर्ण में से कोई एक ही होगा। इसके आगे हम देखते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या है 52, जिसमें स्वर हैं 11, व्यंजन है 33 और अयोगवाह है 2। और वहीं हम देखें जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है, संयुक्त व्यंजन है 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन है 2। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल 52 हैं, आप इनको ऐड करेंगे। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2। इन सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 52। तो जो 11 स्वर हैं उसमें आता है आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। वहीं 33 व्यंजनों की बात करें तो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, ण, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और श, श, ह। ये 33 व्यंजन हो जाएंगे। अयोगवा की बात करें तो अंक आह, यानी ये विसर्ग का होता है और ये एक बिंदी होती है, तो ये दो अयोगवाह होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन मिलके बने होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन में 4 दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 दिए हैं? सबसे पहले छा दिया है, जो का और शा को मिला के बनाते हैं। अब का, आप ये हलंत जो इसमें नीचे देख रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे कि ये आधा अक्षर होता है। ये आधा वर्ण है का, इसके नीचे हलंत लगा है। ता, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो ता और रा मिलके बनता है त्र, जा और अइया मिलके बनता है ज्या, और श और रा मिलके बनता है श्रा। तो इस तरह से 4 संयुक्त व्यंजन हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड़ा, ढा, ड़ा और ढा। ये जो उत्क्षिप्त होता है, ये डा के नीचे हम बिंदु लगा देते हैं और ढा के नीचे बिंदु लगा देते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर बिंदु लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। इसकी डिटेल भी हम आगे जानेंगे। तो इस तरह से ये हमारे स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक नोट जो कि आपको ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया था। क्या होता है मानकीकरण, क्या है? तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय था, इसने 1983 में हमें बताया, या एक निर्धारण किया गया, एक मानक तय किया गया कि किस तरह से देवनागरी लिपि में दिए हुए जो हिंदी है उसे किस तरह से लिखा जाएगा। मतलब शब्दों में कहाँ पे बिंदी लगानी है, कहाँ चंद्रबिंदु लगाना है, किसे किस तरह से किस शब्द को लिखना है, ये निश्चित किया गया। इसका एक मानकीकरण निश्चित किया गया, यानी एक एक तरह से एक परिभाषा दी गई कि शब्दों को किस तरह से लिखना है। उसी को कहा गया है कि 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी किया गया।
अब लिपि हम किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका जो होता है वो लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो रोमन है। इसी तरह हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। आगे हम देखेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? फिर हम देखेंगे व्यंजन क्या होता है। उसके बाद हम स्वर के विभाजन देखेंगे कि मुख के आधार पर, जीवा के आधार पर किस तरह से विभाजन है। तो स्वर की परिभाषा देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी वे वर्ण, वर्ण अ आ इ ई, इनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी इन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब कैसे पड़ती है? तो देखिए, क, का लिखा है, क, ख। तो का जो है इसमें एक स्वर होता है। जब हम इसे बोलते हैं ना, जो पूरा लिखा है बिना हलंत के, तो इसका मतलब है इसमें एक स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे इसको हम अलग अलग इस तरह से लिखेंगे, का के नीचे हलंत लगाया है हमने और उसे प्लस आ, यानी क प्लस आ, तो ये बनता है का। इसी तरह से खा है तो खा और आ, इस तरह से का, खा के नीचे हलंत लगाएंगे, इसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। लेकिन जब हम इसमें स्वर जोड़ देते हैं तो ये खा बन जाता है। अब स्वर केवल ये नहीं, आ ही जुड़ेगा। स्वर तो 11 स्वर हैं, आ ई उ ई री। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि का में हमने जब आ स्वर जोड़ा तो हमारा का बना। वहीं हम क में ई जोड़ेंगे तो हमारा की बन जाएगा। इसी तरह से क में छोटे ई जोड़ेंगे तो की बन जाएगा। ऊ जोड़ते हैं तो कू बन जाता है। ऊ जोड़ेंगे तो कू बन जाएगा। इसी तरह से आगे भी जब हम का में अन्य अन्य स्वर जोड़ते हैं तो अलग अलग बनते हैं। जैसे री जोड़ने पर क्री बन जाता है, ए जोड़ने पर के बन जाएगा, ए जोड़ने पर कै हो जाएगा, ओ जोड़ने पर को और औ जोड़ने पर कौ हो जाएगा। तो इस तरह से जो व्यंजन होता है उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ होता है। यानी व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जिन्हें हमें उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात हम इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि हम स्वर को बोलते हैं। अब यहीं पर आप ये भी नोट कर लीजिए, हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है। जो रा होता है उसमें आप देखिए, जब इस तरह से होता है ना बिना घुंडी वाला, जब इस तरह से लगा हुआ है, ये रा बना हुआ है और इसमें इस तरह से लगाया है, इसमें घुंडी नहीं है यहाँ पर। और एक होता है जिसमें यहाँ पर इस तरह से गोल गोल ये बना होता है, मैं इसे घुंडी कह रही हूँ, ये गोल गोल जो बना होता है ये होता है बड़ा ऊ। और ये जो छोटा होता है, ये छोटा सा बिना गोल गोल के, ये होता है छोटा ऊ। तो ये इस तरह से होता है ऊ, रा प्लस ऊ, छोटा ऊ है, यहाँ पर कोई गोल गोल नहीं है। वहीं इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें गोल गोल होता है ये बना हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये बड़ा रू है। ठीक है, तो ये सामान्य नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे पहले कि व्यंजनों को आधा लिखने का क्या तरीका होता है, यानी हम व्यंजनों को किस तरह से आधा लिखते हैं। कई जगह भी आपने देखा होगा व्यंजन आधे लिखे होते हैं। का को अलग तरीके से लिखा है, टा ठा डा इनको अलग तरीके से लिखते हैं। कहीं पर हम इस तरह से लिख देते हैं केवल, तो कहीं पर हमने जैसे टा लिखा है तो हम नीचे हलंत लगा देते हैं। तो ये क्या तरीका है कि हम अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है, आप देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो ये होता है, ये आप देख रहे हैं, ये सीधी लाइन जो हमने खींची है इसे, और ये जो सीधी खड़ी लाइन है, तो जो खड़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। वही जो ऊपर ये जो हम लाइन खींचते हैं, किसी भी शब्द को लिखते हैं तो ऊपर जो लाइन खींची जाती है इस तरह से, तो वो होती है शिरोरेखा, उसे हम कहते हैं शिरोरेखा। तो यहाँ पर बताया गया व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो आप जान गए शिरोरेखा क्या है और खड़ी पाई क्या है। हमें पता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। इस व्यंजन को हम इस तरह से लिखते हैं 2, 9 और 22, इस तरह से हमने बांट लिया। ये आपको याद रखने का तरीका नहीं है, याद नहीं रखना है, बस आपके लिए अभी आप समझ लें। 2 अक्षर जो का और फा है, इसमें क्या होता है, इसमें खड़ी पाई के, खड़ी पाई कौन सी है? ये सीधा जंडर जो होता है खड़ी पाई है। इसको अक्षर पार करके दूसरी तरफ भी गया है, जैसे का में इधर भी है और इस तरफ भी गया है। इसी तरह से फा हम जब बनाते हैं
तो ऐसे करके हम बनाते हैं। फ़ा कैसे बनाते हैं? इस तरह से, यानी इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों तरफ होता है। जो खड़ी पाई है वो का और फ़ा के दोनों तरफ होती है। तो इसको जब हम आधा बनाएँगे तो आप इसमें देख रहे हैं दूसरी तरफ जो खड़ी पाई के दूसरी तरफ का हिस्सा है उसे हमने आधा कर दिया है। ऐसे ही फ़ा में भी हमने जो दूसरी साइड का हिस्सा है जो इस तरफ का होता है, इस तरफ का जो हिस्सा है उसे हम आधा कर देते हैं। इसी तरह से फ़ा बनाते हैं तो फ़ा, इसी तरह से फ़ा बनाते हैं तो फ़ा में भी दूसरी तरफ ऐसे आधा कर देते हैं। तो ये 2 ही अक्षर हैं जो आपको मिलेंगे जिसमें कि जो अक्षर बनाते हुए वो खड़ी पाई के दूसरी तरफ भी जाता है। इस तरह से दूसरी तरफ भी ये इधर गया है। बाकी और कोई इन 2 के अलावा आपको नहीं मिलेगा जो खड़ी पाई के दूसरी तरफ जाए। तो यानी जो अक्षर खड़ी पाई के दूसरी तरफ जाता है, उसे बनाने के लिए हम उसको आधा कर देते हैं दूसरी साइड वाले हिस्से को। तो ये हो गया और बाकी अब 9 देखिए जो 9 वर्ण हैं, जो नीचे की तरफ लौटने को या घुमावदार हों, यानी लौटने क्या होता है जैसे ऐसा लोटा हुआ, ये ऐसे ये जो इस तरह से ये डिज़ाइन होती है ना ये लौटने वाली, इस तरह से गोल-गोल उसे हम कहते हैं लौटने क्या घुमावदार। तो उन अक्षरों को बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उन्हें आधा कैसे बनाएँगे। उन्हें आधा बनाने के लिए हम उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। तो ऐसे अक्षर जो लोटनिक होते हैं उनको आधा लिखने के लिए हम हलंत लगाते हैं और उन्हें आधा बनाते हैं। ऐसे 9 अक्षर हैं पूरे व्यंजनों में तो ड, छ, ट, ड, ड, ढ, द, र और हा। ये टोटल 9 हो गए। आप काउंट करिए, ये 9 हो गए। इन 9 को जब हम आधा बनाएँगे तो मैंने इस तरह से ये हलंत लगाकर आधा बनाया है। इन्हें इस तरह से आधा बनाते हैं। ये आपको आधा, पूरा ये जो आप सीख रहे हैं ये आपको काम आएगा आगे। जब आप छंद करते हैं, दोहा करते हैं तो वहाँ पर मात्राएँ गिनी जाती हैं। तो कौन-सा अक्षर आधा बना है, कौन-सा पूरा बना है, ये पहचानने में आपको मदद मिलेगी और वहाँ पर आप मात्राएँ गिनने में आपको बहुत हेल्प होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आप ये सीख लें। उसके बाद वो अक्षर जिनमें जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, यानी जो इस तरह से जैसे गा है, तो गा केवल एक ही तरफ है, खड़ी पाई के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बना हुआ है। इसी तरह चा है, तो चा भी खड़ी पाई के एक तरफ ही है। जा बना दें, तो जा भी इसी ओर है, दूसरी ओर नहीं है, खड़ी पाई के इधर कुछ नहीं है। तो इस तरह के जो अक्षर होते हैं, उनको जब हमें आधा बनाना होता है, तो इन सभी में से हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। यानी जो ये जा में ये जो खड़ी पाई है, इसे हम हटा देंगे, है ना? देखिए, जैसे जा में ये खड़ी पाई थी, अब हम इसका आधा बनाएँगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से। जैसे हमें उज्ज्वल लिखना है, तो हम उसमें आधा जा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं उज्ज्वल। उसमें से खड़ी पाई हटा दी जाती है। तो ऐसे जो टोटल कुल हैं वो टोटल 22 अक्षर दिए हैं। कितने दिए हैं? 22 वर्णमाला में। संख्या आपको याद नहीं रखनी है, ये बस हम आपके लिए ट्रिक के लिए बता दिए कि 22 हैं, 9 हैं और 2 है। ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाना। तो ये देखिए खड़ी पाई को जो पार नहीं करते उन्हें हम इस तरह से आधा बनाएँगे। अब कौन-कौन से 22 हैं आप देख सकते हैं खा, ग, घ, च, ज, झ, अइयाँ, अणा, त, थ, ध, न, प, व। इन सभी में जो है खड़ी पाई के एक ही तरफ अक्षर है। जैसे बा में ऐसे आधा है। जब आधा बनाएँगे तो हम केवल इस तरह से बा बनाएँगे। उसके बाद इन सभी खड़ी पाई को हटा देते हैं जैसे कि ये। तो ये हो गया अक्षरों को आधा लिखने का तरीका। उसके बाद अगर कहीं आपके मन में आ रहा हो कि स्वरों के लिए क्या है, तो स्वरों के लिए आपको हम बता दें कि जो स्वर होते हैं उन्हें आधा नहीं लिखा जाता है। स्वरों को आधा नहीं लिखा जाता है, केवल व्यंजनों को ही आधा लिखा जाता है।